लॉ ऑफ मास एक्शन को स्टडी करते हैं तो इस लॉ को पेश किया था गुलबर्ग और वेग ने। तो गुलबर्ग और वेग ने जब रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टडी किया तो स्टडी करने के बाद उन्होंने एक लॉ पेश किया, उसी लॉ को हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। इस लॉ में हम लोग रेट के बारे में स्टडी करेंगे। रेट मीन्स स्पीड के बारे में, कि इस रिएक्शन की स्पीड कितनी है, इस रिएक्शन की रेट कितनी है। तो एक तो हम लोग रेट के इस लॉ में हम लोग रेट के बारे में डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल सब्सटेंस की, यानी उस रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले जो सब्सटेंस है, जो रिएक्टेंट्स है, उनकी अपनी उस रिएक्शन में स्पीड कितना है। दूसरा ओवरऑल रिएक्शन की स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी रिएक्शन की स्पीड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में किस स्पीड से जा रहे हैं। तो इन्हीं को हम लोग आज डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन में। तो याद रखिए, इसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है रेट के बारे में, और रेट कहते हैं स्पीड को। अब लॉ ऑफ मास एक्शन को हम लोग आपके पास स्टेप में समझेंगे। तो सबसे पहले हम पहले स्टेप को समझते हैं। तो पहले स्टेप में हम लोग रेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि उस रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले जो सब्सटेंस है, जो रिएक्टेंट्स है, उनकी अपनी इंडिविजुअल रिएक्शन की स्पीड कितनी है। यानी मैंने एक रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन से तो बनते हैं अमोनिया। तो यानी नाइट्रोजन की 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्शन करते हैं तो आपके पास अमोनिया के 2 मोल्स बनते हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूं कि इस वाले रिएक्शन में इस नाइट्रोजन का स्पीड कितना है, इस रिएक्शन में इस हाइड्रोजन का स्पीड कितना है, तो इसमें कहते हैं गुलबर्ग और वेग कहते हैं कि इस रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी अपनी जो स्पीड है वो उसी ही सब्सटेंस के, उन्हीं ही रिएक्टेंट के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कहने का मकसद ये है कि इस रिएक्शन में, इस वाले रिएक्शन में नाइट्रोजन की जो स्पीड है वो डिपेंड करेगा इसी ही नाइट्रोजन के एक्टिव मास पे। इसी तरीके से इस रिएक्शन में हाइड्रोजन की जो स्पीड है, रिएक्शन करने की जो स्पीड है, वो हाइड्रोजन के एक्टिव मास पे डिपेंड करेगा। यानी जितना एक्टिव मास ज़्यादा होगा उतना उस सब्सटेंस की रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होंगी। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के निस्बत हाइड्रोजन की एक्टिव मास ज़्यादा है, क्योंकि इसका एक्टिव मास 1 है, इसका एक्टिव मास 3 है। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले रिएक्शन में नाइट्रोजन के निस्बत हाइड्रोजन की रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा है। तो इसीलिए हमने लिखा है लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट है, पहला वाला स्टेटमेंट, द रेट, रेट का मतलब स्पीड एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, यानी जिस स्पीड से कोई भी सब्सटेंस रिएक्शन करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी ही सब्सटेंस के एक्टिव मास के, जिसको मैंने आपको पहले समझा दिया। जितना एक्टिव मास ज़्यादा होगा उतना उसकी रिएक्शन करने की स्पीड भी उस रिएक्शन में ज़्यादा होगी। अब ये तो हो गया इंडिविजुअल सब्सटेंस का, यानी इस वाले रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो कि इसमें नाइट्रोजन की स्पीड से रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजन की स्पीड से रिएक्शन कर रहे हैं। तो अब आप लोग जानते हैं ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में इसमें दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं, एक तो फॉरवर्ड रिएक्शंस होता है, तो दूसरा आपके पास रिवर्स रिएक्शन होते हैं। यानी एक तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, साथ ही प्रोडक्ट भी दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में किस स्पीड से रिएक्शन आगे बढ़ रहे हैं, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कितना है या रिवर्स रिएक्शन की स्पीड कितना है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड, मिसाल के तौर पर इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो इस रिएक्शन की फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड सिर्फ हाइड्रोजन की एक्टिव मास या सिर्फ नाइट्रोजन के एक्टिव मास पर डिपेंड नहीं करेगा, जबकि इस वाले रिएक्शन की जो स्पीड है वो, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है वो नाइट्रोजन की एक्टिव मास पे भी डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन की एक्टिव मास पे भी डिपेंड करेगा। तो इसीलिए दूसरे हिस्से में कहते हैं कि रिएक्शन आगे किस स्पीड से प्रोसीड करेगा, यानी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में किस स्पीड से आएगा, वो डिपेंड करता है रिएक्शन करने वाले सब्सटेंस के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट पे। यानी सिर्फ हाइड्रोजन के एक्टिव मास नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन के एक्टिव मास नहीं, इन दोनों के एक्टिव मास को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो जो चीज़, जो नंबर आएंगे उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। तो उस पे डिपेंड करता है
कि रिएक्शन किस स्पीड से रिएक्टेंट से फॉरवर्ड्स की तरफ जा रहे हैं या किस स्पीड से रिवर्स की तरफ आ रहे हैं। तो इसीलिए लिखा है द रेट यानी स्पीड एट विच रिएक्शन प्रोसीड। कहने का मकसद, दूसरे स्टेप में कहने का मकसद ये है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में किस स्पीड से रिएक्शन जा रहे हैं या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में किस स्पीड से रिएक्शन आ रहे हैं, वो डिपेंड करेगा उस रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासिस के प्रोडक्ट पे। तो ये था लॉ ऑफ मास सेक्शन का स्टेटमेंट। तो इसका ओवरऑल स्टेटमेंट ये है कि द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट is directly proportional to its active mass. The rate यानी speed at which reaction proceed is directly proportional to the product of active masses of reacting substance. साथ ही वो हमें बताते हैं कि आप लोग जानते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में दो रिएक्शंस होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन होते हैं तो दूसरा आपके पास रिवर्स रिएक्शन होते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक कहते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने की जो स्पीड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। यानी जितना रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे उतना फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड भी ज़्यादा होगा। सेम इसी तरह रिवर्स रिएक्शन की जो रेट या स्पीड है वो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये है जितना प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उतना रिवर्स रिएक्शन की स्पीड भी ज़्यादा, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज होने की स्पीड ज़्यादा। जितना प्रोडक्ट की आपकी कंसंट्रेशन एक्टिव मास मकदार कम होंगे उतना ही रिवर्स रिएक्शन की स्पीड भी रेट भी कम होंगे। तो ये चीज़ याद रखना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के एक्टिव मास पे। तो रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड है जो रेट है वो आपके पास प्रोडक्ट के एक्टिव मास या कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा।